अस्सलाम वालेकुम। कैबिनेट आर के साथ खुश आमदीद। मैं हूँ शाहिद नसीम। मैं हूँ नाजिया खान। कैबिनेट आर का बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। आलमी बरतरी के लिए कौमों के दरमियान बनते बिगड़ते इत्तेहाद हों या फिर आलमी दुनिया में माशी मफादात की जंग, साइंस और टेक्नोलॉजी की इस हैरत का दिन ये जानना भी ज़रूरी है कौन निकल गया आगे और कौन रह गया पीछे। नित नई इजादात हमारी दुनिया को किस तरह से तब्दील कर रही हैं। क्या मौसमियाती खतरात दुनिया को कर पाएंगे मुत्तहिद या फिर सनती दौड़ इसी तर्ज पर रहेगी जारी। मैं हूँ आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास। बरामदात में इजाफे के लिए पोर्ट चार्जेस में 50% कमी का फैसला। काबीना को इंतखाबी इस्लाहात और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुतालिक पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। इस्लामाबाद में ज़मीनों के हुसूल और इस्तेमाल से मुतालिक ज़ैली कमेटी की तश्कील का फैसला। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर की सरबराही में एक कमेटी जामे पॉलिसी मुरतब करेगी। बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान को रेड लिस्ट में रखने के मामले पर भी गौर। वफाकी काबीना की न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौरा पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी प्लान की भी मंजूरी। हमें नालायक और गैर संजीदा अपोजिशन मिली। ये लोग बगैर देखे हर इकदाम को मुस्तरद करने के आदी हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी धांधली के जरिए इक़्तिदार में आए, इसलिए इन जमातों को इंतखाबी इस्लाहात में दिलचस्पी नहीं। ये लोग निज़ाम को तब्दील नहीं करना चाहते। असर हाजिर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूरत बन गया है। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन की काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। तरक्की के लिए कानून का यकसा इतलाक जरूरी है। ताकतवर खुद को कानून से बालादस्त समझते हैं। माफियाज ब्लैकमेल करके एनआरओ चाहते हैं। अदालती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ की वजह से सरमाकारी आती है। अदलिया को मुकम्मल सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की इमारत का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। ज़मीं मेरा वतन, आसमां मेरा चमन, रोके ना कोई। मैं उड़ा, मैं उड़ा, मैं उड़ा इन हवाओं में। मुल्क भर में आज यौम फ़ज़ाइया मनाया जा रहा है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की इस्लामाबाद में यादगार शोहदा पर हाज़िरी। पाकिस्तान एयरफोर्स के शहीदों और गाजियों को खराज अकीदत पेश। पाक फ़ज़ाइया खित्ते में पाकिस्तान की सालमियत और वकार के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार है। सरबराह पाक फ़ज़ाइया निशान हैदर का एजाज़ पाने वाले पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद को खराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब। एयर वाइस मार्शल ज़ईम अफजल ने राशिद मिन्हाज की आरामगाह पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। भारतीय मीडिया पाकिस्तान दुश्मनी में अंधा। वीडियो गेम आर्मा 3 की रिकॉर्डिंग को पंजशीर में पाक फ़ज़ाइया के तैयारे की परवाज करार दे दिया। एक और भारतीय चैनल ने 2018 में अमरीकी रियासत अरिज़ोना में तबाह होने वाले तैयारे को पाकिस्तानी तैयारा करार दिया। इंडियन चैनल ने अमरीकी F-15 की वेल्स पर परवाज को भी गलत बयानी से काम लेते हुए पाकिस्तान से मनसूख कर दिया। बरतानवी दिफाई जरीदे ने भारत के झूठ की कलई खोल दी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बढ़ेंगे खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
कि पुरचीद का सामाने सफर ताजा करें, नफसे सोख्ताए शाम सहर ताजा करें। हम जब आए थे तो तकरीबन 20 अरब डॉलर का खसारा था। आज वो खसारा 1.8 अरब डॉलर पर रह गया। हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स 16.4 अरब डॉलर था और आज हमारे 27 अरब डॉलर पर रिजर्व चले गए। 3,800 अरब रुपया हमारी टोटल टैक्स कलेक्शन, आज वो पहुंच गई है 4,700 अरब पे हमारी टैक्स कलेक्शन। जो इंडस्ट्री जो उठाती है इकॉनमी, उसमें जो इजाफा हुआ है वो 18% हुआ है। ये 10 साल के बाद हमारी इतनी तेज़ी से इंडस्ट्री ऊपर जा रही है, जिससे लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है। वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास हुआ है और काबीना को इंतखाबी इस्लाहात में पेशरफ्त के हवाले से इदारों और इस्लाहात से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई है। वफाकी काबीना को यह भी बताया गया कि हुकूमत की इस्लाहाती पॉलिसियों की बदौलत सरकारी इदारे खसारे से निकल कर मुनाफा कमा रहे हैं। नवीद अजहर की रिपोर्ट देखिए। वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। इजलास को वजारत खजाना की जानब से बताया गया कि हुकूमत की तरफ से इदारा जाती इस्लाहात, सरकारी कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सरबराहान की बरवक्त और मेरिट पर तैनातियों और माली नज़्मो ज़ब्त को यकीनी बनाने से बेशतर कौमी इदारे खिसारे से निकल कर मुनाफा कमा रहे हैं। इजलास के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हदायत के मुताबिक फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी की तरफ से सरकारी मुलाजमीन बशमूल जज साहबान को प्लाट्स देने के तरीकाकार और इससे मुतल्लिक सिफारिशात काबीना को पेश की गई। इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने गरीबों से ज़मीनें लेकर सस्ते दामों बड़े लोगों के देने के मामले पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए इसकी मुकम्मल तहकीकात के लिए वफाकी वज़ीर असद उमर की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने काबीना इजलास से मुतल्लिक ब्रीफिंग में बताया कि कमेटी प्लाट्स के मामले पर एक जामे पॉलिसी मरतब करेगी और ऐसा निज़ाम तरतीब दिया जाएगा कि गरीब लोगों से उनकी ज़मीनें ज़बरदस्ती ना ली जाएं। किस तरह से मनपसंद जो सरकारी अफसरान हैं, हमारे जर्नलिस्ट साहिबान हैं, वो भी शामिल हैं, बहुत सारे जज साहिबान हैं, एक एक्विजिशन करके हुकूमत की तरफ से प्लॉट्स जो हैं वो दिए गए। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से इस्तेहसाल किया गया है गरीब आदमी का। ख़ुसूसन इस्लामाबाद में जो गांव थे उनको एक्वायर किया गया, जो यहाँ पे जिनकी मलकियतें थीं उनसे ज़मीनें ली गईं और उसके बाद अपने मनपसंद ब्यूरोक्रेट्स थे, जजेस थे, जर्नलिस्ट थे, उनको ये प्लॉट्स जो हैं वो दिए गए। वफाकी वजीर ने बताया कि आज काबीना के इजलास में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने कहा कि हुकूमत शफाफ इंतखाबात के लिए मुल्क में इंतखाबी इस्लाहात लाना चाहती है। कोई और हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में नहीं गुजरी, ये सिर्फ इमरान खान की हुकूमत है जो सिटिंग गवर्नमेंट में होके इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करती है। मुझे आप बताइए कि आपने कभी नवाज शरीफ के मुंह से, कभी जरदारी साहब के मुंह से ये सुना हो कि वो इलेक्शन में इस्लाहात चाहते हैं? अभी भी इनका रवैया यही है, क्योंकि ये इस जो पुराना सिस्टम है ज़िंदगी में ये कभी ख़ुसूसन ये जो नवाज शरीफ साहब की पार्टी है PMLN, एक दफ़ा भी धांधली के बग़ैर ये लोग इलेक्शन नहीं जीते दुनिया पाकिस्तान में। लिहाजा ये सिस्टम को बदलने में दिलचस्पी नहीं रखते। विफाकी काबीना ने कामरान अली अफजल को पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और राव सरदार अली खान को IG मुकर्रर करने और दीगर तकर्रियों और तैनातियों की मंजूरी दी। विफाकी काबीना के इजलास में न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम के सिक्योरिटी प्लान की भी मंजूरी दी गई और काबीना ने इस अज़्म को दोहराया कि मेहमान टीम को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी। विफाकी काबीना ने कोरोना के मर्ज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन रेमडेसिविर की कीमत 5,680 रुपए से कम करके 3,967 रुपए करने की भी मंजूरी दी। मोहम्मद नवीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कानून की बालादस्ती से ही मुआशरा तरक्की और खुशहाली की मनाजिल तय करता है। हुकूमत इंसाफ की फराहमी और कानून की बालादस्ती के लिए अदलिया को हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की इमारत का संग बुनियाद रखने की तकरीब से वज़ीर आज़म ने खिताब किया और इस खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि रियासत मदीना की बुनियादी सोच भी कानून की हुक्मरानी और कमज़ोर तबके की फलाह व बहबूद है। तफसील जानिए इकरामुल्लाह महसूद से। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि 25 साल पहले सियासत में आने का मकसद मुल्क में कानून की बालादस्ती और इंसाफ की फराहमी के लिए जदोजहद करना था। उन्होंने कहा कि कौमें वसाइल की कमी से गरीब नहीं होती, बल्कि यकसां कानून का फुकदान इनके ज़वाल का सबब बनता है। मैंने जब 25 साल पहले अपनी पार्टी का आगाज़ किया तो उसका नाम इंसाफ की तहरीक रखा। और वो क्यों रखा? क्योंकि मैं एक पॉलिटिक्स का भी स्टूडेंट था, तारीख़ का भी स्टूडेंट था, और बहुत पहले मैं इस नतीजे पे आ गया कि हमारा मुल्क क्यों पीछे रह जाए। हम देखते थे कि दुनिया आगे जा रही है और पाकिस्तान एक वक्त पे आगे जाते हुए नीचे आना शुरू हो गया। एक चीज़ की ना होने की वजह से, रूल ऑफ लॉ। जो भी कौम आगे बढ़ती है उधर कानून की हुक्मरानी होती है। मदीना की रियासत क्या फिनोमेना था, वो कौम जिसकी कोई हैसियत ही नहीं थी अरबों की, वो इतनी तेज़ी से दुनिया की उन्होंने इमामत की, ये तारीख़ का हिस्सा है। तो उसकी जो बुनियादी चीज़ थी रूल ऑफ लॉ था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि रियासत मदीना की बुनियादी सोच भी कानून की हुक्मरानी और पीछे रह जाने वाले तबके को ऊपर उठाने पर मबनी थी। आने वाले नस्लों को महफूज और बेहतर माहौल फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। उन्होंने कहा कि इंसाफ के होते हुए बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुल्की कारोबार में भरपूर सरमायाकारी करेंगे। जो कानून की, जो इंसाफ की स्ट्रगल है, वो एक ऑन गोइंग स्ट्रगल है। खुशहाली आ ही नहीं सकती जब तक आप में रूल ऑफ लॉ ना हो। 90 लाख पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हुए हैं, उनके जो डॉलर्स हैं उनको पाकिस्तान की ज़रूरत है। ये पूछे वो क्यों नहीं आते पाकिस्तान में डॉलर्स? जब आपको इंसाफ नहीं मिलता तब फिर ताकतवर ये जो कब्ज़ा ग्रुप हैं ये फिर प्रिवेल करते हैं सोसाइटी में। जब आपके मुल्क में इंसाफ होता है तो इन्वेस्टमेंट और खुशहाली आती है। अदलिया को भी ये बताना चाहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट आपकी पूरी मदद करेगी फैसिलिटेट करने के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि रियासत के तमाम सतून यकजा होकर काम करे तो आवाम के लिए सस्ते और फौरी इंसाफ तक रसाई मुमकिन बनाई जा सकती है। सस्ता और फौरी इंसाफ हर शहरी का बुनियादी हक और रियासत की जिम्मेदारी है। 6 दहाइयों के बाद ज़िली अदालतें और साइलीन और वकला के अलग कॉम्प्लेक्स की बुनियादें रखी जा रही हैं। इंसाफ तक रसाई के हक के लिए एक अहम पैगाम का सेहरा जनाब वजीर आज़म साहब आपके सर है। CDA के चेयरमैन आमिर अली अहमद ने ब्रीफिंग में बताया कि 2 लाख मुरब्बा फुट अराजी पर तामीर की जाने वाली इमारत में 93 अदालतें बनाई जाएंगी, जिसकी लागत का तखमीना 6.5 अरब रुपए से कम करके 1.5 अरब रुपए कर दिया गया है। इससे कबल वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का बाज़ाब्ता संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वज़ीर आज़म को मंसूबे की तफसीलात से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अहाते में पौधा भी लगाया। इंसाफ की जल्द फराहमी मौजूदा हुकूमत के मंशूर का बुनियादी जुज़ है। दारुल हुकूमत में दहाइयों से ज़ेर इल्तिवा मंसूबे का आगाज़ कानून की बालादस्ती और साइलिन की मुश्किलात को दूर करने के लिए अहम संग मील साबित होगा। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि पाकिस्तान में अक़लियतों को बराबरी के हुकूक पाकिस्तान का आइन फराहम करता है। रियासत अक़लियतों को कौमी धारे में शामिल करने के लिए पुरज़्म है। इन ख्यालात का इजहार सदर ममलकत ने इस्लामाबाद में कौमी अक़लियती कमीशन के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए किया, जिसने शीला राम किरानी की क़यादत में उनसे मुलाकात की। सदर ममलकत ने कहा कि हुकूमत ने अक़लियतों के लिए सरकारी नौकरियों में 5% कोटा मुख्तस किया है। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए एक जामे और मसावात पर मबनी मुआशरे की तश्कील नागुज़ीर है। हुकूमत अक़लियतों की समाजी और मुआशी तरक्की के लिए इक़दामात और अक़लियतों की इबादत गाहों की हिफाजत और देखभाल की भरपूर काविशें कर रही है। सदर ममलकत का कहना था कि बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए मुकालमे की रिवायत आम करना होगी। उम्मीद है कि कौमी अक़लियती कमीशन बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और अमन के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा।
उन्होंने कहा कि हुकूमत अक़लियती बरादरी के तलबा को तालीमी वज़ाइफ और माली इमदाद फराहम कर रही है। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत अक़लियती बरादरी के नौजवान और ख़वातीन कारोबार के लिए कर्ज हासिल कर सकते हैं। सदर ममलकत ने कहा कि अक़लियती रहनुमा अपनी कम्यूनिटी में नौजवानों को तालीम और सरकारी नौकरियां हासिल करने पर राग़िब करें। वफ़द ने अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काविशों और ज़ाती दिलचस्पी पर सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के किरदार की तारीफ़ की। वफ़द ने सदर ममलकत को अक़लियतों को दरपेश मसाइल से भी आगाह किया। सदर ममलकत ने वफ़द को मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करने की यकीन दहानी कराई। कोई रास्ता नहीं जिससे मैं गुजरा नहीं, इन राहों में मैं बेखौफ हूँ न डर, रहता हूँ तेरे दिल दुआओं में। मेरा खून है गरम, मुझ में है वो भरम, झुका न कभी। ये ज़मीं मेरा वतन, आसमां मेरा चमन, रोके न कोई। मैं उड़ा, मैं उड़ा, मैं उड़ा इन हवाओं में। नाज़रीन, पाकिस्तान एयरफोर्स के शहीदों और गाजियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में आज यौम फ़ज़ाइया मनाया जा रहा है। आपको बताएं कि पाक फ़ज़ाइया के तमाम एयर बेसिस और तनसीबात पर दिन का आगाज़ 1965 और 1971 की जंगों के शहदा और उन तमाम अफराद के लिए खुसूसी दुआओं और कुरान खानी से किया गया जिन्होंने पाकिस्तान के मार्ज़ वजूद में आने से लेकर अब तक मादरे वतन के लिए अपनी जानें कुर्बान की। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने 1965 की जंग में दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। अपनी पेशावराना महारत और जुर्रतमंदाना सलाहियतों से पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। पाक फ़ज़ाइया के हीरोज़ को खिराज तहसीन पेश करने के लिए एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में एक तकरीब हुई और पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की यादगार शहदा पर हाज़री, फूलों की चादर चढ़ाई और शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा कि पाक फ़ज़ाइया खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल से बाखबर है और पाकिस्तान की सालमियत और वक़ार के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार है। उन्होंने पाक फ़ज़ाइया के उन तमाम हीरोज़ को खिराज तहसीन पेश किया जिन्होंने हमेशा बेमिसाल बहादुरी के साथ कौम की आवाज़ पर लब्बैक कहा और अजीम मकसद के लिए अपने जानों का नजराना पेश किया। एयर चीफ ने आज़ादी की खातिर जानों का नजराना पेश करने वाले कश्मीरियों से भी यकजहती का इजहार किया और कहा कि हम कश्मीरी भाइयों और बहनों को इखलाकी, सियासी और सिफारती मदद जारी रखेंगे। नाज़रीन, निशान हैदर का एजाज़ पाने वाले मादरे वतन के बहादुर सपूत पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद पायलट को खराज अकीदत पेश करने के लिए कराची में तकरीब हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल ज़ईम अफजल ने पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। पाक फ़ज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी दी। वज़ीर ममलकत इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब कहते हैं कि 7 सितंबर 1965 वो यादगार दिन है जब पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने अपनी महारत और जांबाजी की बदौलत पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद का भरपूर दिफा किया। ट्विटर पर अपने पैगाम में वज़ीर ममलकत इत्तलात ने कहा कि पाक फ़ज़ाइया के शाहीन MM आलम ने 1 मिनट से भी कम वक्त में भारत के 5 जंगी तैयारे मार गिराए। पूरी कौम को अपनी पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों पर फ़ख्र है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन का कहना है कि आर्मी चीफ ने यौम दिफा की तकरीब से खिताब में फेक न्यूज़ और डिस इन्फॉर्मेशन को मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा करार दिया है। अपने ट्विटर पैगाम में वफाकी वज़ीर ने कहा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का तज्जिया साइब और हकीकत पर मबनी है, इसलिए पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ला रहे हैं ताकि इन ख़तरात से निपटा जा सके। आज़ादी सहाफ़त को सबसे बड़ा ख़तरा जर्द सहाफ़त से है। नाज़रीन, भारतीय टीवी चैनल्स पाकिस्तान दुश्मनी में अंधे हो गए हैं। भारत की रिपब्लिक टीवी और जी हिंदुस्तान ने वीडियो गेम आर्मा 3 की रिकॉर्डिंग को पंजशीर में पाक फ़ज़ाइया के तैयारे की परवाज़ करार दे दिया। हक़ाइक़ जानने वाली वेबसाइट बूम ने इसका भांडा फोड़ दिया। एक और भारतीय न्यूज़ चैनल टाइम्स नाउ ने
अमरीकी F-15 की व्हील्स पर परवाज को भी गलत बयानी से काम लेते हुए पाकिस्तान से मंसूब कर दिया। बरतानवी डिफेंस जनरल ने भारतीय झूठ की कलई खोलते हुए बताया कि ये वीडियो अमरीकी F-15 तैयारे की है। बाज़ भारतीयों ने एक तबाहशुदा तैयारे की तस्वीर पोस्ट की और दावा किया कि ये जंगी तैयारा पाक फजाइया का है जिसे पंजशेर में मार गिराया गया। ये तस्वीर भी अमरीकी तैयारे की साबित हुई जो 2018 में अमरीकी रियासत एरिज़ोना में तबाह हुआ था। बात करेंगे अफगानिस्तान की, जहां काबुल में पाकिस्तान के सफ़ीर मंसूर अहमद खान से अफगानिस्तान में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की कंट्री डायरेक्टर ने मुलाकात की। अपने ट्वीट में मंसूर अहमद खान ने बताया कि मुलाकात में अफगानिस्तान इसके दौरान पाकिस्तान के ताउन से खुराक की तरसील पहुंचाई जा रही है, जिस पर बातचीत भी की गई। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से निपटने के लिए इकदाम पर भी तबादला ख्याल किया गया। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी ने अफगानिस्तान की सूरत हाल और मुल्क में सिक्योरिटी बेहतर बनाने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया है। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने वज़ीर दिफा एलाइड ऑस्टिन के हमरा दोहा में कतर के अमीर से मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल, काबुल में सिफारत खाने के अमले और अमरीकी शहरियों के अफगानिस्तान से कतर के रास्ते इनखला में सहूलत फराहम करने पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि अमरीका इस्लामी ग्रुपों के साथ राबते जारी रखेगा। अफगान तालिबान ने फ़ौज के साबिक सिपाहियों से कहा है कि वो दोबारा मुल्क की फ़ौज का हिस्सा बन जाए। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि गुज़िश्ता 20 बरसों के दौरान तरबियत याफ्ता फोर्सेस को तालिबान के मेंबरान के हमरा सिक्योरिटी इदारों में मुलाजमत इख्तियार करने का कहा गया है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर किसी ने तालिबान जंगजुओं के खिलाफ बगावत करने की कोशिश की तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना था कि हुकूमत साजी का मरहला हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है और जल्द अव्वलीन उबूरी निज़ाम मुतारिफ कराया दिया जाएगा। अफगानिस्तान की कौमी एयरलाइन आरियाना अफगान एयरलाइंस का कहना है कि आइंदा 3 दिनों के अंदर पहली बैनुल-अक़वामी परवाज़ हामिद करज़ई एयरपोर्ट से जा सकेगी। काबुल एयरपोर्ट से अंदरूनी मुल्क परवाज़ें पहले ही बाकायदा तौर पर शुरू हो चुकी हैं। तर्जुमान तालिबान का कहना है कि तुर्की और कतर की मदद से तामीर मुरम्मत का काम मुकम्मल हो चुका है। तालिबान ने कतर और तुर्की से मुस्तकिल कमर्शियल फ़्लाइट्स की बहाली में मदद जारी रखने की अपील की थी। भारत की रियासत हरियाणा के शहर करनाल में किसान आज एहतजाज कर रहे हैं और हुकूमत ने रियासत के 5 अजला में मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद कर दी है। किसान 28 अगस्त को किसानों की रैली पर लाठी चार्ज के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, जिसमें एक किसान हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए थे। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी तादाद तैनात की गई है और लोगों के इज्तिमा पर पाबंदी आयद कर दी गई है। किसानों का मुतालबा है कि लाठी चार्ज करने वाले पुलिस एहलकारों पर मुकदमात दर्ज किए जाएं। नाज़रीन, आपको आगे बढ़ते हुए बताएं कि शफाफियत के फ़रोग और आवाम को खिदमात की फराहमी में बेहतरी के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन के तहत डिजिटलाइजेशन मौजूदा हुकूमत का तारीख साज मंसूबा है। वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद में लैंड डिजिटलाइजेशन के मंसूबे का जल्द इफ्तिताह करेंगे। अराजी की मलकियती नक्शा साजी को जदीद बनाने के इस मंसूबे की तफसीलात हम बताएंगे हसन तारिक भट्ट अपनी इस रिपोर्ट में। लैंड रिकॉर्ड्स की डिजिटलाइजेशन मंसूबे के पहले मरले में जुग्राफियाई इत्तलाती निज़ाम से कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में अराजी की मलकियती नक्शासाजी का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। इस्लामाबाद में सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने कुल 947 मुरबा किलोमीटर इलाके को डिजिटलाइज किया, जिसमें 400 मुरबा किलोमीटर CDA जबकि 547 मुरबा किलोमीटर दही इलाके शामिल हैं। जदीद तरीके को अपनाने से इंकशाफ हुआ कि 1512 कनाल रकबे पर तजावुजात हैं, जबकि 5350 कनाल CDA के नक्शों से मुख्तलिफ हैं। लैंड रिकॉर्ड्स की डिजिटलाइजेशन से जहां बदउनवानी पर काबू पाने के साथ टैक्स महसूलात में इजाफा होगा, वहीं प्रॉपर्टी सेक्टर में भी तेजी आएगी। इसके अलावा अवाम को गैर मनकूला असासों की तस्दीक और इंतकाल समेत दीगर खिदमात की दस्तियाबी बेहतर बनेगी। हसन तारिक भट्ट, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
नाज़रीन, मुशीर तिजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद कहते हैं कि गुज़श्ता महीने टेक्सटाइल मसनूआत, सूती मलबूसात, जर्सियाँ, टी शर्ट्स, चावल, फलों और सब्जियों की बरामदात में गुज़श्ता साल अगस्त के मुकाबले में इजाफा हुआ है। ताहम आलात जर्राही, मछली, सीमेंट, खेमों और कैनवस और फर्नीचर की बरामदात में कमी हुई है। अपने ट्वीट में मुशीर तिजारत ने कहा कि जुलाई के महीने में खदमात की बरामदात में 6.4% इजाफा हुआ और ये 48 करोड़ 30 लाख डॉलर हो गई हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वफाकी वजीर सैयद फ़खर इमाम का कहना है कि मकबूजा कश्मीर के अवाम भारतीय तसल्लुत से जल्द आज़ादी हासिल करने में कामयाब होंगे। इस्लामाबाद में कश्मीर सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बदल हुर्रियत सैयद अली गिलानी की मैयत से भी भारतीय अफवाज खौफजदा थीं। मैयत को अहल खाना से छीनना और घर के करीब तदफीन से भारतीय बौखलाहट अयां है। ऐसे और छठ हथकंडों से भारत कश्मीरियों के हक खुद इरादियत से नहीं रोक सकता। सेमिनार से खिताब करते हुए सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि सैयद अली गिलानी की जद्दोजहद आज़ादी की आवाज़ हर कश्मीरी की आवाज़ है। भारत कभी भी कश्मीरियों को आज़ादी से नहीं रोक सकता। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। नाज़रीन, आपको एक अहम खबर से आगाह करें। शिमाली वज़ीरिस्तान में बारूदी सुरंग के धमाके से 2 फौजी जवान शहीद हो गए हैं। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द भी मारा गया। आपको अहम और अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं। शिमाली वज़ीरिस्तान में बारूदी सुरंग के धमाके से 2 फौजी जवान शहीद हो गए। हमारे साथ लाइन पर हमारे नुमाइंदे आसिम रिजवान मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। आसिम, हमें तफसीलात से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज शिमाली वज़ीरिस्तान जिला जो है उसके इलाके दोसैली में क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस का जारी था कि इस ऑपरेशन के दौरान बारूदी सुरंग जो है उसके फटने से 2 फौजी जवान जो है वो शहीद हुए। शोहदा में सिपाही ज़िया अकरम जिनकी उम्र 25 साल थी और वो मुजफ्फराबाद के रिहायशी हैं शामिल हैं। इसके अलावा सिपाही मुसव्वर खान जिनकी उम्र 20 साल थी, उनका ताल्लुक बाजोर से था, वो भी इस अफसोसनाक वाक़े में शहीद हुए हैं। पाकिस्तान आर्मी की जो ट्रूप्स हैं उन्होंने फ़ौरन वो हरकत में आए, उन्होंने इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया ताकि जो बारूदी सुरंग बिछाने वाले मुमकिन दहशतगर्द हो सकते हैं उनको पकड़ा जा सके। और इस दौरान फायरिंग का तबादला हुआ जिसमें एक दहशतगर्द जो है वो मारा गया। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो जारी है ताकि अगर कोई खुदा सा दहशतगर्द उस इलाके में मौजूद है तो उसको सफाया की जा सके। हम अपने नाज़रीन को एक बार फिर बताते चलें कि आज शिमाली वज़ीरिस्तान जिला के इलाके दोसेली में सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन जारी था कि इस दौरान बारूदी सुरंग के फटने का वाक़या पेश आया जिसमें 2 फौजी जवान शहीद हुए। और जैसे ही ये वाक़या हुआ तो इलाके में मौजूद पाकिस्तान आर्मी के जो ट्रूप्स हैं उन्होंने फ़ौरन इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया ताकि जो मुमकिन दहशतगर्द हो सकते हैं बारूदी सुरंग बिछाने वाले उनको पकड़ा जा सके। और इस दौरान फायरिंग का तबादला हुआ जिसमें एक दहशतगर्द मारा भी गया। और इस वक्त जो क्लियरेंस ऑपरेशन है वो इलाके में जारी है ताकि अगर वहाँ पर खुदा न खासा कोई दहशतगर्द मौजूद है इस इलाके में तो उसका खात्मा किया जा सके।
جی بہت شکریہ آصم رضوان، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین سے اہم خبر کے حوالے سے آپ کو ایک بار پھر سے آگاہ کرتے چلیں، شمالی وزیرستان میں بارودی سرنگ کا دھماکہ ہوا ہے جس میں 2 فوجی جوان شہید ہو گئے اور 1 دہشت گرد بھی مارا گیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو یہ بھی اپڈیٹ کرتے چلیں، ہمارے لائن پر آصم رضوان موجود تھے جنہوں نے ہمیں بتایا کہ کلیئرنس آپریشن جو ہے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے اور تمام جو علاقہ تھا اس کا گھیراؤ کر لیا گیا ہے، تمام علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے تاکہ جو دہشت گرد ہے، ممکنہ جو دہشت گرد ہے اس کو پکڑا جا سکے۔ آپ کو اس اہم خبر سے ایک بار پھر سے آگاہ کرتے چلیں، بارودی سرنگ پھٹنے سے پاک فوج کے 2 جوان شہید ہو گئے ہیں۔ ایک فوجی جوان کی عمر جو ہے وہ 25 سال بتائی جا رہی ہے جبکہ اس کا تعلق مظفر آباد سے ہے، اور ایک فوجی جوان کی عمر جو ہے وہ 20 سال بتائی جا رہی ہے۔ اس دوران فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا جس میں 1 دہشت گرد بھی ہلاک ہو گیا ہے۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے اور اب کچھ بات کریں گے کرونا وائرس کی سچویشن کے حوالے سے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے تقریباً 3316 نئے کیسز سامنے آئے ہیں اور مزید 98 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں جبکہ مثبت کیسز کی شرح 6.33% ریکارڈ رہی۔ این سی او سی کے مطابق پاکستان میں کرونا کی تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 11,86,234 ہو گئی ہے۔ گزشتہ روز 11,97,727 افراد کو جبکہ اب تک مجموعی طور پر 6,33,19,214 کو کرونا ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ ناظرین خبروں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا لیکن یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے اذان مغرب کا، سننے کی سعادت حاصل کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن بندوں پر ایسا نہیں گزرتا جس دن صبح کے وقت 2 فرشتے نہ اترتے ہوں۔ ان میں سے ایک تو یوں دعا کرتا ہے، یا اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل دے، اور دوسرا یوں دعا کرتا ہے، یا اللہ بخیل کا مال تباہ کر دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. वेलकम बैक नाज़रीन। खबरनामे में ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कोरोना सिचुएशन के हवाले से। इसी हवाले से हमारे साथ लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर असद असलम। उनसे हम कोविड सिचुएशन के ऊपर कुछ मजीद डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब बताइएगा कोविड सिचुएशन के हवाले से ओवरऑल क्या सिचुएशन है, और वैक्सीनेशन के हवाले से हम सुन रहे हैं कि 5 करोड़ से ज़ायद लोग जो है वो वैक्सीनेट भी हो चुके हैं। WHO ने भी इस पर पाकिस्तान को सराहा था। ओवरऑल हमें सिचुएशन के हवाले से ज़रा अपडेट कीजिएगा। डॉक्टर साहब आपको हमारी आवाज़ आ रही है? नाज़रीन आपको कोविड सिचुएशन के हवाले से एक बार फिर से आगाह करते चलते हैं। जैसे ही हमारा डॉक्टर साहब से रब्ता होगा हम आपको इस हवाले से मजीद अपडेट कर देंगे। आपको बताते चलें कि मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 3316 नए केसेस सामने आए, जबकि इस दौरान मजीद 98 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। जबकि अगर मुस्बत केसेस की शरह को देखा जाए तो वो 6.33% रही है। और NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 11,86,234 हो गई है। जी हाँ, गुज़श्ता रोज़ 11,97,727 अफराद, जबकि अब तक मजमूई तौर पर 6,33,19,214 अफराद ऐसे हैं जिनको कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। जैसे कि हम सब जानते हैं कोविड-19 की चौथी लहर इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, जो लोगों पर असरअंदाज हो रही है। आज भी 98 अफराद ऐसे हैं जो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन का अमल भी भरपूर अंदाज में जारी है। लेकिन ये बात हमें नहीं भूलनी कि हिफाजती तदाबीर अपनी जगह पर उसी तरह से कायम है। जी जी डॉक्टर असद असलम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस सवाल से मजीद अपडेट लेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हमें बताइएगा कि कोविड की सिचुएशन को लेकर 5 करोड़ से ज़ायद लोग जो हैं वो वैक्सीनेट अभी तक हो चुके हैं। हमें ये भी इतलात मिल रही हैं। WHO ने भी इस चीज़ को पाकिस्तान को इस चीज़ को सराहा है। ओवरऑल कोविड को लेकर क्या अपडेट्स हैं, हमें इस हवाले से ज़रा अपडेट कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इस वक्त लाहौर के तकरीबन 57 हॉस्पिटल्स हैं जहां पर कोविड के पेशेंट एडमिट होते हैं। इनमें 21 पब्लिक सेक्टर और 36 जो प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं। तो तकरीबन 803 के करीब मरीज जहाँ पर दाखिल हैं। लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो पेशेंट इस वक्त लाहौर के हॉस्पिटल में दाखिल हैं वो सारे क्रिटिकल हैं, और इनमें 80% वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन की सिंगल डोज भी नहीं लगाई। और अगर लगवाई होती सिंगल डोज भी तो शायद वो आज हमारे पास हॉस्पिटल में दाखिल नहीं हुआ। सही। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों के अंदर एकदम से केसेस के अंदर कुछ रेज भी आया है। घर के नजदीक जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर प्रोवाइड किए गए हैं ताकि उनको जहमत ना हो, लेकिन फिर भी लोग कुछ अवॉइड कर रहे हैं और नतीजा ये निकलता है कि वो बीमारी का शिकार होते हैं और फिर हमारे पास हॉस्पिटल में दाखिल हो जाते हैं।
اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ دنوں کے اندر بہت سے جو نئے کیسز ہیں وہ ان کے اندر اضافہ ہم نے دیکھا کہ ان کے اندر اضافہ بھی ہو رہا ہے اور ایک دم سے کبھی رائز آ جاتا ہے، کبھی جو ہے یہ کیسز سلو ہو جاتے ہیں، تو کیا اوورآل کیا اسٹریٹجی اختیار کرنی چاہیے اور کس طرح سے یہ جو کیسز ہیں جو کبھی رک جاتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ سے ان کے اندر جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، تو کس طرح سے ان چیز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جب حکومت ریلیکسیشن دیتی ہے لوگوں کو کہ شادی گھر میں جانے کی یا ریسٹورینٹ اوپن کرتی ہے، سفر کی اجازت دیتی ہے، تو لوگ ایس او پی پر عمل نہیں کرتے اور اس ایس او پی پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے کیسز میں اضافہ شروع ہو جاتا ہے اور کافی دیر سے اضافہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ دیکھیں حکومت آپ کے معاشی زندگی کا بھی خوب خیال رکھتی ہے، اسی کے پیش نظر آپ کو رعایت بھی دی جاتی ہیں کہ آپ اپنے کاروبار جاری کر سکیں۔ تو آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ ایس او پی پر عمل کریں تاکہ جو کووڈ جو ایس او پی پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے تیزی سے پھیلتا ہے اس پر ہم قابو پا سکیں۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر اسد اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کووڈ-19 کی سچویشن اور ویکسینیشن کا جو عمل جاری ہے حکومت کی جانب سے اس پہ بات کر رہے تھے، ان کا یہی کہنا تھا کہ ویکسینیشن کا عمل تو جاری ہے لیکن ایس او پیز پر عمل درآمد بھی انتہائی ضروری ہے تاکہ اس مہلک مرض سے جو ہے وہ بچا جا سکے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کی زیر صدارت مالکن ڈویژن کے انتظامی معاملات سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا ہے۔ بالکل ناظرین، اور مالکن ڈویژن اور خصوصاً سوات میں تجاوزات کے خلاف آپریشن امن و امان کی صورتحال، جنگلات کی غیر قانونی کٹائی اور اس سمیت آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ امن و امان کی صورتحال اور جنگلات کی غیر قانونی کٹائی کی روک تھام اور دیگر معاملات پر غور ہوا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ محمود خان کا بعض علاقوں میں پیش آنے والے امن و امان کے چند ناخوشگوار واقعات پر برہمی کا اظہار بھی انہوں نے کیا اور وزیر اعلیٰ نے انتظامیہ اور پولیس کو انتظامی معاملات اور امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے 1 مہینے کی ڈیڈ لائن بھی دی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ جنگلات کی غیر قانونی کٹائی کی روک تھام کے لیے نئی بھرتیوں کا عمل جلد مکمل کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے 3 مہینوں کے اندر کالام میں سیٹلمنٹ کا عمل شروع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ناظرین یہاں پر آپ کو بتائیں کہ اردو کے مایہ ناز ادیب، ہمت اور حوصلہ دینے والے مقرر، دانشور اور اعلیٰ داستان کو اشفاق احمد کی آج 70ویں برسی ہے اور اردو ادب کے اس عظیم لکھاری، افسانہ نویس، ڈرامہ نگار کی علمی اور ادبی خدمات کے حوالے سے لاہور سے صادق بلوچ نے ایک رپورٹ مرتب کی ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ میٹھے لہجے، بھولے بھالے انداز، دل پذیر الفاظ اور من میں اترتی تحریر و آواز کے ساتھ بابا جی اشفاق احمد اردو ادب کے وہ قلم بردار ہیں جنہوں نے بطور لکھاری، داستان گو اور ڈرامہ نویس عزم، برداشت، صبر اور وسیلے کو لے کر معاشرتی اصلاح، سماجی بہبود، اخوت اور اخلاقی قدروں کی آبیاری کی۔ رومانوی انداز اور صوفیانہ تاثر نے ان کی تحریر کو ہمیشہ دل پذیر بنائے رکھا۔ ریڈیو پاکستان کے تلقین شاہ سے اصلاحی داستان گو، پی ٹی وی کے زاویہ تک، اشفاق احمد نے زبان و بیان سے اصلاحی اثرات چھوڑے۔ درد نال پکاردا میل سائیاں، اساں گلیاں وچ لال گوایا۔ یہ سائرس گاتا ہے جی؟ ہاں سائرس نہیں، ہم کا وائرس گاتا۔ تو ڈاکٹر لوگ اس کو پکڑتے کیوں نہیں؟ ڈاکٹر کوئی جوگی ہوں جو بین بجا کرتے ہیں۔ اشفاق احمد نے 1925 کو ہوشیار پور میں آنکھ کھولی۔ قیام پاکستان کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتے ہوئے انہیں بانو آپا کا ساتھ ملا۔ ایسے لوگ ہر عہد میں اور ہر پود کی قسمت میں کہاں، اور مجھ جیسی بھاگوان عورت بھی کہاں جس کی چادر اور 4 دیواری اس کا شوہر۔ شگفتہ نثر، عمدہ کہانی، دل پذیر افسانے اور مؤثر ڈرامے کے خالق اشفاق احمد نے اپنے اردو پنجابی امتزاج سے قاری کے دل و دماغ کو رومانوی موضوعات اور تصوف کی خوشبو سے سحرزدہ کر دیا۔ بابا جی اشفاق صاحب ایک داستان گو تھے اور داستان گوئی میں انسانوں کو کہانی کے انداز میں جینا سکھاتے تھے، اور ایک گڈریا تھا جو اپنی بھیڑوں کو بڑے پیار سے رکھتا تھا، اور گڈریے کی ایک اچھے گڈریے کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ بھیڑ بار بار باڑ میں جاتی ہے، بار بار پکڑ کے لاتا لیکن مارتا نہیں ہے۔ وہ اس قوم کو پیار سکھانے آیا تھا، اس قوم کی عزت نفس کو بحال کرنے کے لیے آیا تھا، اور ساری زندگی ان کی عزت نفس کی بحالی میں ہی گزر گئی۔ جبھی تو وہ دعا کیا کرتا تھا کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ گڈریا سے شہرت کا آغاز ہوا۔ 30 سے زائد کتب کے علاوہ من چلے کا سودا، اونچے برج لاہور دے سمیت درجنوں شاہکار ڈراموں کے ذریعے معاشرتی اصلاح و تشکیل کی آبیاری کی۔
قدرت اللہ شہاب اور ممتاز مفتی ان کے ہم عصر تھے۔ یوں بابا جی اشفاق احمد نے اپنے قلم، زبان اور انداز بیان سے زندگی کے معنی ضرور تلاش کیے، مگر کبھی باضد نظر نہیں آئے، بلکہ تقدیر اور تدبیر کے تصادم سے گریزاں ہمیشہ انسانیت کو راستہ دیتے نظر آئے۔ اشفاق احمد جیسے دانشور اردو ادب کا ساسا ہی نہیں، معاشرتی اصلاح کے پیامبر بھی ہیں۔ صادق بلوچ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ناظرین، موسم کی بات کریں گے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور شدید حبس رہے گا، تاہم اسلام آباد، بالائی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے ڈی جی محکمہ موسمیات اور ان سے اس حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ وعلیکم السلام۔ سر بتائیے گا، موسم کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ موسم گرم اور مرطوب رہے گا، اور ہبس کے حوالے سے بھی کچھ کہا جا رہا ہے، کس طرح سے پریڈکٹ کر رہے ہیں موسم کو آپ؟ جی بالکل، ابھی ایک موئسٹ کرنٹ پینیٹریٹ کر رہے ہیں بنگال سے، اور جن کے باعث اب آگے جو 3-4 دن ہیں اس میں 24 گھنٹوں میں تو صرف اسلام آباد، راولپنڈی، ان علاقوں میں کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی، لیکن یہ آگے 2-3 دن کے دوران یہ مزید ایکسٹینڈ کرے گا دیگر جو حصے ہیں ملک کے، جس میں کے پی میں بھی، گلگت میں بھی، کشمیر میں بھی، اور ساتھ پنجاب کے جو زیادہ تر شمالی پنجاب ہیں، اپ ٹو سم ایکسٹینٹ بلوچستان کے، اور کچھ ایک آدھ جگہ سندھ میں بھی گرج چمک کے ساتھ آگے 3-4 دن یہ سسٹم رہے گا۔ اور اس کا بالکل مطلب یہ نہیں کہ کنٹینیوسلی رہے گا، اس میں کسی وقت پارشلی کلاؤڈی سنی بھی ہو جائے گا، لیکن دن کے دوران بارش رہے گی جس میں لائٹ ٹو ماڈریٹ قسم کی ایکٹیویٹی رہے گی، اور کچھ علاقوں میں جیسے جی بی میں یا پنجاب کے راولپنڈی گجرانوالہ ڈویژن میں، کے پی میں کچھ علاقوں میں تیز موسلادھار بارش کی ایکسپیکٹڈ ہے، جس کے باعث پہ ڈیفینیٹلی موسم میں کچھ تبدیلی آ سکے گی۔ اچھا ریاض صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ شہر قائد کراچی میں اکثر جو ہے وہ موسم کے حوالے سے وہاں پر گرم رہتا ہے، اور ہبس بھی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، فضا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نمی ہوتی ہے، تو شہر قائد کے باسیوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اگر اچھی خبر ہے تو وہ دیتے جائیے۔ جی، شہر قائد میں بہت زیادہ چانسز تو نہیں ہے، کچھ لائٹ قسم کی ایکٹیویٹی پاسبلٹی ہو سکتے ہیں، جیسے میں نے بتا دیا یہ جو 3-4 دن آ رہی ہیں، اس میں آخری دنوں میں کچھ بادل آ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ لائٹ قسم کی ایکٹیویٹی پاسبلٹی ہے۔ بہت زیادہ بہت زیادہ یا ہیوی ایکٹیویٹی کی چانسز نہیں ہے، لائٹ قسم کی رین ہو سکتی ہے جس میں موسم بہتر ہو سکے گا۔ صحیح، بہت شکریہ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ محمد ریاض، ماہر موسمیات اور ڈی جی محکمہ موسمیات، ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے اور ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اب آگے بڑھیں گے اور کچھ بات کریں گے کھیل کی دنیا کے حوالے سے۔